गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चेंज इन बेस ईयर ऑफ इकोनॉमिक डेटा। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो अपना न्यू जीडीपी सीरीज़ जो है 2022-2023 एज बेस ईयर फरवरी 2026 में लॉन्च करेगा और उसके बाद आईआईपी और सीपीआई सीरीज़ को भी रिवाइज किया जाएगा ताकि एक्यूरेसी और रेलेवेंस जो है की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के उन्हें एनहेंस किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने प्लान किया है और फरवरी 27 2026 में जो है न्यू जीडीपी सीरीज़ जो है 2022-2023 बेस ईयर पर लॉन्च की जाएगी। तो इसके बाद जो है आईआईपी सीपीआई को भी रिवाइज किया जाएगा ताकि रियल टाइम ग्रैनुलर रिप्रेजेंटेटिव मेजरमेंट हो सके इंडिया की डायनामिक इकोनॉमी की। तो जो रिवाइज जीडीपी सीरीज़ है ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन दिखाएगी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की। और इसके अंदर जो है तब 2011 से 12 के जो बेस ईयर चल रहा है उसके बाद से जो जो चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, जैसे जीएसटी डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा, ई वाहन पोर्टल का जो डेटा है व्हीकल रजिस्ट्रेशंस का, ये सब भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स को सिग्निफिकेंटली ये कैप्चर कर सके। फिर आईआईपी सीरीज़ जो है वो करंट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और कंजम्पशन पैटर्न्स को दिखाएगी और इसको जो है अप्रैल 2026 में जो है वो रिवाइज किया जाएगा। जो न्यू सीपीआई का बेस ईयर होगा वो 2024 होगा और इसमें ऑल्टरनेटिव डेटा भी जो है वो बेटर एक्यूरेसी के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा, जैसे ऑनलाइन एयर फेयर, रेल फेयर डेटा, ओटीटी सब्सक्रिप्शन प्राइजेस, फ्यूल प्राइजेस, स्कैनर डेटा, वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। तो अपकमिंग जो रिविजन्स हैं वो सिर्फ बेस ईयर अपडेट्स पर ही फोकस नहीं है बल्कि एक शिफ्ट दिखाएंगे इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये जो MOSPI है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेटा डाइवर्स अप्रोचेस फॉलो करने वाली है। अब इसके अंदर ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंजम्पशन ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जाएंगी। वेब स्क्रैपिंग, ऑनलाइन प्राइस सर्वेलेंस जो है रियल टाइम CPI इनपुट्स के लिए किया जाएगा। फिर NPCI के साथ भी जो है वो कोलैबोरेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एफर्ट है एक डिजिटली ड्रिवन कंजम्पशन डाइवर्स इकोनॉमी को जो है वो अडेप्ट करने के लिए। तो अब न्यू स्टैटिस्टिकल सर्वेज क्या कह रहे हैं, जो जो न्यू स्टैटिस्टिकल सर्वेज भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे जो कि ट्रैवल पैटर्न्स, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब कैप्चर कर रहे हैं। फिर डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे जो मेजर कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म, पर्पस ऑफ ट्रैवल, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म स्पेसिफिक सर्विसेज। ठीक है। ऐसे ही एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि जनवरी 2026 में लॉन्च होगा, ये सिस्टमैटिकली ट्रैक करेगा इंडिया की फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर को। ठीक है। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम डेटा, रिलायबल डेटा, प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने आपने उसके लिए भी ज़रूरी है ये सब। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड स्टैंड ऑफ एस्केलेट्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ लगाया है इंडियन इंपोर्ट्स पर और 100% पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है इंडिया के जो है रशियन ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने की वजह से। तो इसकी वजह से जो है ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस जो है वो एक रिस्क पर आ जाएंगे। इंडिया की जो पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल कंपेटर्स जैसे चाइना, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इंडिया और यूएस जो है वो फरवरी 2025 से जो है फरवरी 2025 से जो है वो फाइनलाइज करना चाह रहे हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और अलॉन्गसाइड ब्रॉडर जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं कि एक मिनी डील जो है वो की जाए रोल बैक करने के लिए रिटेलिएटरी टैरिफ्स को। तो लेकिन ये डील जो है अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुई है क्योंकि यूएस की जो डेडलाइन थी अगस्त 1 की, वो अब क्रॉस हो चुकी है। तो अब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया बहुत हाई टैरिफ्स लगाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। इंडिया जो है अभी भी डिफेंस और एनर्जी परचेजेस कर रहा है रशिया से। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं इंडिया के टाइज विद रशिया से। पेनल्टी जो है वो ट्रंप के जो है प्रेशर कैंपेन पर जो है जो ट्रंप प्रेशर कैंपेन बना रहे थे टैरिफ्स का, ये पेनल्टी भी जो है वो उस जो है उस पर लिंक्ड है क्योंकि जो कंट्रीज़ रशिया से ऑयल या डिफेंस परचेजेस कर रही थी उनके ऊपर जो है प्रेशर कैंपेन किया जा रहा था ट्रंप द्वारा। तो ट्रंप जो है उन्होंने इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि वो बहुत ही स्ट्रेनस और ऑब्नॉक्शियस हैं। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है स्टडी कर रही है इम्प्लीकेशंस को और एक फेयर और बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो देना चाहती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अपने जो है फार्मर्स, MSMEs, एंटरप्रेन्योर्स का जो है वो इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखना चाहती है।
तो अप्रैल 2025 में ट्रंप ने ब्लैंकेट टैरिफ्स लगा दिए थे कंट्रीज़ पर, जिन पर उन्हें लगता था कि हाई टैरिफ्स लगाए जाते हैं यूएस गुड्स द्वारा के ऊपर। तो लेकिन एक पॉज दिया गया कि इंडिविजुअल डील्स करी जाएं, वरना हम टैरिफ्स लगाएंगे। इंडिया जो है वो एक डील सिक्योर नहीं कर पाया, और उसकी वजह से जो है ये हायर टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये केस अंडरस्कोर करता है चैलेंजेस जो इंडिया फेस करता है अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करने में और इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करने में, खासकर जो हमारे एनर्जी टाइज हैं रशिया और जो डिफेंस टाइज है रशिया के साथ। चाइना जो है ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका है एडवांस स्टेज नेगोशिएशंस यूएस के साथ। और ये हाइटन टैरिफ्स जो हैं हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के एग्रीकल्चर गुड्स के उसको इम्पैक्ट देगा। और ये एपिसोड हाईलाइट कर रहा है कि कैसे जो है वो ग्लोबल ट्रेड में बायलैटरलिज्म जो है ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुनामी। टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है रशिया के कामचटका पेनिनसुला में आया है, और उसकी वजह से जो है कुछ जो है सुनामी जो है वो नदर्न पैसिफिक में जनरेट हुई है। तो सुनामी क्या होती है? सीरीज ऑफ वेव्स जो जनरेट होती हैं एक लार्ज और सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन से। ये डिवास्टेटिंग वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स देती है, खासकर कोस्टल रीजन्स में। लार्ज अर्थक्वेक्स जनरली सबसे बड़ा कॉज होते हैं इसको जनरेट करने का, लेकिन ये लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी और मीटेराइट्स से भी हो सकती है। तो सुनामीज जो है वो रेडिएट होती हैं आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सोर्स। और डेप्थ्स ऑफ ओशन में जो है सुनामीज बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्ट के पास आती हैं, क्योंकि कोस्ट के पास जो है ओशन की डेप्थ कम हो जाती है, तो वहाँ पर ये वेव्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं और हाई हाइट्स ले लेती हैं। तो एक सुनामी को देखना या पर कि वो आ रही है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन पता लग जाता है जब कोस्टल वाटर जो है वो रिट्रीट होता है। और जैसे ही रिट्रीट होता है तो समझ जाना चाहिए कि सुनामी आने का जो है वो टाइम है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिब ब्लड ग्रुप। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू ब्लड ग्रुप जो है वो क्रिब नाम का वो आइडेंटिफाई किया गया है एक साउथ इंडियन वुमेन में, कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। तो इसको नाम क्रिब क्यों रखा गया है? CR मतलब क्रोमर और IB मतलब इंडिया बेंगलोर। तो ये लगभग 10 मंथ्स की रिसर्च और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है एक जो है न्यू एंटीजन क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम में। तो ये ब्लड ग्रुप नॉमेनक्लेचर जो है कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम में 12 हाई प्रेवलेंस और 3 लो प्रेवलेंस एंटीजन्स पाए जाते हैं। और ये रेयर ब्लड ग्रुप टाइप है। बेसिकली रेयर ब्लड ग्रुप क्या होता है कि जब एक पर्सन का ब्लड सिर्फ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन में ही होता है। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक क्या होता है कि जब कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो या कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी हो, तो ये ब्लड ग्रुप मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कहा है कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो एक मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है? इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसको इशू किया जाता है यंग पीपल में। तो अब इस इनिशिएटिव के अंडर पहले स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं यंग लोगों को, और फिर जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें। अगर उनको जॉब्स मिल जाती हैं तो ऑफ कोर्स ये बॉन्ड जो है वो हाई रिटर्न देता है, और अगर उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं तो फिर जो है इन्वेस्टर का रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो ये कंट्री का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसको बैक किया है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो समझो कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया कि आप हमें जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो 100 करोड़ रुपए दो, और हम उससे जो है वो 50,000 यंग इंडियंस को अगले 4 साल में ट्रेन करेंगे। और अगर उसमें से समझ लो 40,000 या 45,000 की जॉब्स लगी, और वो मेजरेबल जॉब्स होनी चाहिए, सिर्फ वन टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए या 7 मंथ्स, कुछ भी क्राइटेरिया रख सकते हैं। अगर लगती हैं उनकी जॉब्स तो आपको जो हमने आपसे 100 करोड़ लिए हैं उसको हम आपको 110 करोड़ रुपए वापस करेंगे। ठीक है, मतलब 10 करोड़ इंटरेस्ट देंगे, 10% इंटरेस्ट पर वापस करेंगे। लेकिन अगर वो उतनी जॉब्स नहीं लगती हैं तो आपको जो है हम कम पैसा वापस करेंगे, या फिर हम आपको जो है वो 10% कम वापस करेंगे। तो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं ये, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें पैसा लगा रहे हैं। वैसे तो ये सोशल इम्पैक्ट जो है बॉन्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो है इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि उनको जो है वो इनकी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको उनकी जॉब्स लगेंगी, और उनको जो है वो रिटर्न वापस मिलेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट को जो है ये स्किलिंग के ऊपर जो है अपना खर्चा नहीं करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स के खर्चे पर वो गवर्नमेंट ये इनकी स्किलिंग कर देती है। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जो है वो बढ़कर 493.22 हो चुका है मार्च 2025 में। तो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स क्या है? आरबीआई ने बनाया है एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन को मेजर करने के लिए। इसको फर्स्ट लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। बेस्ड है ये मल्टीपल पैरामीटर्स पर, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था विद मार्च 2018 एज बेस पीरियड। तो इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो मेजर करते हैं डीपनिंग और पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री। तो ये पैरामीटर्स कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर्स, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, और सब पैरामीटर्स के अपने अपने सब पैरामीटर्स भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेंगन वीज़ा। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ट्रैवलर्स जिनकी क्लीन वीज़ा हिस्ट्री है, उनके पास एक फास्ट ट्रैक लॉन्ग टर्म शेंगन वीज़ा भी जो है वो एक न्यू कास्केड सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा। तो शेंगन वीज़ा क्या है? एक एंट्री परमिट जो नॉन ईयू नेशनल्स को अलाउ करता है कि वो टेम्पररी विजिट करें, ट्रांजिट करे शेंगन एरिया में, जिसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। अब इनके अंदर जो है शेंगन एरिया के अंदर कोई भी इंटरनल बॉर्डर्स नहीं है। तो वीज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है विद इन 180 डे पीरियड। उसमें आप जो है मल्टीपल टाइम्स एंटर और लीव कर सकते हो, और ये कई तरह के पर्पज़ के लिए इशू किया जा सकता है। टूरिज्म, बिजनेस, फैमिली विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट, कल्चरल या स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इसमें राइट टू वर्क नहीं होता है। अब ये जो शेंगन एरिया है, शेंगन वीज़ा है, कौन सी कंट्रीज़ इशू करती हैं? 29 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। 25 जो है आउट ऑफ 27 ईयू मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब साइप्रस और आयरलैंड में आपको शेंगन वीज़ा नहीं मिलता है। और बाकी की जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये भी इसका मेंबर्स हैं। अब कास्केड वीज़ा स्कीम क्या है? ये ट्रस्टेड ट्रैवलर्स को जो है वो रिवॉर्ड करने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई है शेंगन एरिया द्वारा। अब इसमें इंडियन सिटीजन जिनके पास 2 शेंगन वीज़ा थे पिछले 3 साल में, उनको 2 ईयर का मल्टी एंट्री वीज़ा मिलेगा, और लेटर इसको अपग्रेड करके 5 साल का वीज़ा भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी राइट टू वर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और वही 90 डेज़ और 180 डे पीरियड की जो है कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो भूटान के डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर शुरू हो चुका है, और टाटा पावर का जो स्टेक है इस प्रोजेक्ट में, वो दिखा रहा है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर कैसे क्रॉस बॉर्डर रीन्यूएबल एनर्जी डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। तो डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? प्लान्ड 1125 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम का। इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $1.7 बिलियन है। फाइनेंस किया जाता है इसे फाइनेंस किया गया है इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है, अपार्ट फ्रॉम भूटान का ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। और ये अर्ली 2032 तक ये कमीशन हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is change in base year of economic data. This topic is important for your economy section. So India will release a new GDP series with 2022-2023 as the base year in February 2026, which will be followed by revised IIP and CPI series. The aim is to enhance the accuracy and relevance of key economic indicators. So Ministry of Statistics and Program Implementation will release this new GDP series based on the 2022-2023 base year from February 27, 2026, which will be followed by the updated series for the Index of Industrial Production and Consumer Price Index. This revision is part of the broader push by the government to ensure more real-time, granular, and representative measurement of India's dynamic economy. So, this revised GDP series will offer a more accurate reflection of economic activity by updating the reference period from 2011-12 to 2022-23. Now, this GDP series will have more data like the GST data, which was not there in previously, UPI transactions data, e-Vahan portal registrations. Okay, so which marks a significant advancement in capturing the informal and formal sectors more comprehensively. So this IIP series will also be revised from April to 2026, and this will reflect current industrial structures and consumption patterns. Of course, similarly, CPI series will also be revised from and this will have a 2024 as base year. This will also have alternative data sources for better accuracy like online airfare and rail airfare data, OTT subscription prices, fuel prices from administrative records, scanner data and web scraping for real-time e-commerce pricing.
So these upcoming revisions just go beyond base year updates, and they reflect a shift in India's statistical infrastructure. And Ministry of Statistics and Program Implementation is adopting technology-driven and data diverse approaches. This will leverage e-commerce and digital transactions, web scraping and online price surveillance for real-time CPI inputs, collaborating with platforms like NPCI for digital payment trends. So these changes are part of the ministry's of efforts to adapt to a digitally driven, consumption diverse economy. So apart from that, new statistical surveys have also been launched or will be launched. National Household Travel Survey, which will assess travel patterns, choice of transport modes, and price elasticity of demand. So similarly, domestic tourism expenditure survey, which will measure household expenditure on domestic tourism, purpose of travel, choice of transport, and use of tourism specific services. And then in from January 2026, annual survey of service sector enterprises will be launched to systematically track India's formal services sector. Okay, so why is it important? Because it will help in policy formulation based on real time and reliable data. Private sector investor decision making will be influenced, and international comparability will be there with this new data. So the next topic is India-US trade standoff escalates. This topic is important for your economy section. US President Trump has imposed 25% tariff on Indian imports, and along with that, there is a potential 100% penalty for India's continued purchase of Russian oil and defense equipment. So as a result, India-US trade standoff escalates, putting ongoing trade negotiations at risk and complicating India's trade positioning vis-a-vis its global competitors like China. Okay, so India and US have been in talks with each other to finalize a bilateral trade agreement since February 2025. Alongside the broader bilateral trade agreement, efforts were underway to create a mini deal to roll back retaliatory tariffs. However, this deal has not materialized. Okay, before this deadline of August 1. So, President Trump has cited high Indian tariffs and non tariff barriers, India's continued defense and energy purchases from Russia, geopolitical concerns over India's ties with Russia, and penalty tied to the pressure campaign from Trump to force countries to reduce dependence on sanctioned Russian oil and arms. So, Trump has also criticized India's trade practices as strenuous and obnoxious. Indian government has said that they are studying the implications and they are reiterating the commitment for a fair and balanced trade agreement. Ministry has also emphasized safeguarding the interests of farmers, MSMEs, and entrepreneurs. Trump had imposed blanket tariffs on countries in April 2025, but a pause was provided to negotiate individual deals. But India has been unable to secure a deal as of now. Okay, and the deadline has crossed, so that's why these tariffs have been imposed. So how it will impact India? It will challenge India in the balancing its strategic autonomy, especially with defense and energy ties to Russia and economic pragmatism. So China has already concluded advanced stage negotiations with US. So heightened tariffs may affect India's exports from the MSME sector and agricultural goods vis-a-vis China. Okay, this episode is highlighting the growing trend of bilateralism in global trade. Okay, so the next topic is tsunami. This topic is important for your environment and your disaster management section. So a powerful 8.8 magnitude earthquake has struck Russia's Kamchatka Peninsula, and this has created tsunami in northern Pacific. What is tsunami? It's a series of waves generated by large and sudden displacement of ocean. Tsunamis can have devastating and wide-ranging effects, especially in coastal regions. Large earthquakes are the most common cause of these tsunamis, but landslides, volcanic activity, certain types of weather, and meteorites can also cause these tsunamis. Tsunamis radiate outward in all directions from their source. Out in the depths of oceans, tsunami waves do not dramatically increase in height, but waves travel inland. They build up to higher and higher heights as depth of the ocean decreases. Speed of tsunami waves depend on the ocean depth. Of course, it is hard to see a tsunami that it is approaching, but the most obvious sign is when coastal water retreats just before the waves reach the shore. So the next topic is Crib blood group. This topic is important for your social issues. A new blood group, Crib, which was previously unidentified anywhere in the world, has been discovered in a South Indian woman from Kolar district of Karnataka. So it has been named Crib. CR represents Cromer and IB stands for India Bangalore. So after 10 months of research and molecular testing, international experts from ISBT have identified this blood group, and this blood group nomenclature is of course decided by the International Society of Blood Transfusion. This Cromer blood group
system involves 12 high prevalence and 3 low prevalence antigens, and it's a rare blood group, which means that a person's blood group is present in only 0.1% of the population. But it poses a serious challenge because of being rare, and it is problematic during emergency transfusions, organ transplants, or complex surgeries. So the next topic is skill impact bond. This topic is important for your economy section. So recently, Ministry of State and Minister of State for Skill Development has cited the skill impact bond as a skill as a deliverable, measurable social impact. So what is skill impact bond? It's an innovative financial tool aimed to provide employment, aim to improve employment outcomes for young people. So under this initiative, let's understand it through an example. That let's suppose that Government of India has asked investors that you pump in 100 crore rupees as investment, so that we can use that money to train 50,000 individuals through skills. If 40,000 of them or more than that get a job and they remain in job for more than 6 months, we will pay you 110 crore rupees. That is 10% more than what you have invested. But in case of less than 40,000 job placements, we will pay you 90 crore rupees. So you'll lose 10%, or let's suppose 95 crore rupees, you'll lose 5%. Okay. So the objective is to give skills to the youth, and without using the taxpayer money or the government money for this purpose. Okay. So the next topic is digital payments index. This topic is again important for your economy section. So RBI has recently announced that its digital payments index has surged to 493.22 in March 2025. This digital payments index has been constructed by RBI to measure the extent of digitalization. It was first launched in January 2021, and March 2018 was the base period. It is based on multiple parameters. The five broad parameters include payment enablers, demand side and supply side, payment infrastructure factors, payment performance, consumer centricity, and each of these parameters also have sub parameters. So the next topic is Schengen visa. This topic is important for your international relations. So Indian travelers with a clean visa history will now have access to a fast-track long-term Schengen visa under a new cascade system. What is a Schengen visa? It's an entry permit which allows non-EU nationals to temporarily visit or transit through Schengen area, which comprises of 29 European countries. Within this area, there are no internal borders, and this visa is valid for up to 90 days within a 180-day period, and you can enter and leave the area multiple times during this time. Schengen visas are issued for various purposes like tourism, business, family visits, medical treatment, participation in other events, but they do not give right to work. So currently 29 European countries are part of the Schengen, and members of the area include 25 of the 27 EU member states, except of course Cyprus and Ireland, and all members of the European Free Trade Association like Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. So this cascade system will reward trusted travelers with a documented travel record. Indian citizens who have obtained a 2 Schengen visa within the past 3 years will be eligible for a 2-year multi-entry visa. This can later be upgraded to a 5-year visa, but this visa does not grant the right to vote. Right to work, and the limit of 90 days within a 180-day period still remains. So the next topic is Darjeeling hydropower project. This topic is important for your economy section. So with infrastructure work starting on Bhutan's Darjeeling hydropower project, Tata Power's stake signals India's growing private sector role in cross-border renewable energy diplomacy. So what is Darjeeling hydropower project? It's a planned 1125 megawatt run-of-the-river project. It's a concrete gravity dam. The total cost of this project is $1.7 billion. It is financed by World Bank. So apart from Bhutan's Group Green Power Corporation, Tata Power Company Limited is also involved, and this project is expected to be commissioned by early 2032. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.